देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। और सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। एक नई आशा और एक नई किरण को जगाने के लिए दोबारा पूरे जोश के साथ में हमारे राइड ऑफ नॉलेज चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देते चले आ रहे हैं, इसी चीज़ को बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए कि ताकि उन लोगों तक ये बात पहुँचे, उन लोगों तक मैसेज पहुँचे जो हम कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें गूगल भी नहीं सर्च कर पाता है। इसीलिए हिडन टैलेंट, हिडन क्वालिटी और हिडन पीपल को एक्सप्लोर करने का जो दायित्व हमने उठाया है, आप सभी लोग उसका भाग बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए हमसे कनेक्ट होएं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर देवेंद्र साहब से, जो कोरियोग्राफर होने के साथ साथ डांसर के रूप में भी बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं बदायूं लेवल पर, और ये बहुत बच्चों को कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सब चीज़ें सुनते हैं हमारे देवेंद्र भाई साहब के ही मुंह से। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सर प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को, कि वो आपसे मुखातिब हो सकें और ऑडियंस को पता चल सके कि बदायूं नहीं, इंडिया हैज़ द पावर टू शो एनी काइंड ऑफ टैलेंट। थैंक यू कलाम भाई। तो जैसा कि अपने बारे में बता दूं, देवेंद्र ढींगड़ा मेरा नाम है और बदायूं शहर से ही बिलोंग करता हूं। और बचपन जो है मेरा शुरुआत से ही बदायूं में ही बीता है। अपनी स्टडी भी यहीं शहर से ही कंप्लीट की है मैंने। और जहाँ तक बात आती है कोरियोग्राफर और डांसर होने की, तो स्टार्टिंग में जैसे कि मेरा बचपन गया, नॉर्मल सा एक जो बच्चा होता है उसी तरीके का जीवन रहा है बचपन से, एक मिडिल क्लास फैमिली में। और साथ ही साथ स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि मुझे शौक़ था डांस का बहुत ज़्यादा। लगभग 8th-9th क्लास के आसपास की बात होगी जब डांसिंग लाइन से मैं जुड़ा था। जुड़ने का कोई विशेष कारण भी नहीं था। मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता था, हम दोनों साथ साथ खेलते थे, गली में क्रिकेट खेलना और गेम्स खेलना। तो उसको कुछ शौक़ हुआ करता था डांसिंग लाइन में, वो डांस करता था। कुछ उसके यार दोस्त थे जो डांस करते थे, तो मैं उसके साथ रहता था। धीरे धीरे उसके साथ कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए, डांस के देखे, 1-2 बार बैक स्टेज गया प्रोग्राम्स में, डांसर्स को देखा। तो फिर अंदर से दिल हुआ कि यार मुझे भी करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था माहौल कि लोग डांसर्स को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, ख़ास तौर पे लड़कियों को। और खैर हम तो लड़के थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को भी कुछ गलत तरीके के वर्ड देकर यूज़ किया जाता था कि नचकैया है, या इस टाइप के, ये क्या डांस वांस करने लग गए, ये सब चीज़ें। अब तो रियलिटी शोज़ आ गए तो लोग थोड़ा सा जानने लगे, अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कला ही होती है। बिल्कुल। तो उसके बच्चे के साथ रह कर, बच्चा कह रहा हूँ मैं, सॉरी, तो मतलब दोस्ती है मेरा। और उसके साथ ही रह कर मैं धीरे धीरे डांस सीखा, धीरे धीरे डांस की लाइन में बढ़ा। तो सीखते फिर धीरे धीरे कोरियोग्राफी करने लगे। करने के बाद फिर सिखाना स्टार्ट किया, इसी तरह से फिर डांसिंग लाइन में आ गया है। अच्छा। तो देवेंद्र भाई, आपका जन्म बदायूं में ही हुआ था या कहीं किसी गांव में हुआ था? नहीं, शहर बदायूं से ही, बदायूं में ही लालपुर का रहने वाला हूँ मैं। लालपुर के रहने वाले? पहले लालपुर की साइड हमारा मकान हुआ करता था पुराना। फिर जो है उसके बाद पुराना मकान था तो काफ़ी ख़राब हालत हो गई थी कुछ समय के बाद उसकी। तो अभी करीब 15-16 साल हो चुके हैं हम अब श्री राम नगर कॉलोनी में यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो वो मकान बेचकर फिर हमने यहाँ पर एक और दूसरा मकान लिया था, जहाँ अभी मैंने ये अपनी एकेडमी खोली हुई है। अच्छा, जो हाँ एक्चुअल में हमारे देवेंद्र भाई ने एकेडमी खोली है। तो देवेंद्र भाई, एकेडमी जब आपने खोली थी तो क्या इसमें कुछ आपको विपत्तियाँ सामने आईं? कुछ लोगों ने क्या आपको कहीं ना कहीं विरोध करा इस चीज़ को कि देवेंद्र क्या कर लोगे, अरे तुम खोल के, अरे आजकल डांस इतना नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ कमेंट्स मिली आपको? हाँ, लगभग ये बात होगी आई थिंक 2010-11 की, जब पहली बार मैंने एकेडमी खोली थी। एकेडमी क्या मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग जो हुई थी, मैं अपने घर की छत पे डांस सिखाता था। उस समय वो बड़े बड़े एम्पलीफायर होते थे, वो बॉक्स होते थे, डिब्बे। आजकल आपको जो डीजे पे नॉर्मली बॉक्स देखने मिलते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उस समय छोटे बॉक्स हुआ करते थे। तो वो कैसेट वाला जो सिस्टम था, डेग उसे बोलते थे हम, डेग चलाते थे, वो एम्पलीफायर और डेग लेकर। तो वो एक डेग हुआ करता था हमारे पास, वो डेग लगाकर छत पर रख के
और मोहल्ले के 2-4 लड़के थे हमारे साथ के, हम्म, उनको हम लोग छत पे आकर प्रैक्टिस करते थे आपस में ही, एक दूसरे को सिखाते थे। फिर 2-4 लोग देख देख के हमें आने लगे, सीखने लगे, तो मैं उनको सिखाने लगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम बीतता गया, फिर 3-4 साल के बाद मैंने सोचा कि अब एक डांस क्लास खोलते हैं हम अपना। तो डांस क्लास खोलने लगे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि घर से कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं था कि क्लास खोलने के लिए मुझे अच्छा, कुछ पैसे मिल जाएँ, कुछ मिल जाए। तो अपना छोटी मोटी पॉकेट मनी होती थी हल्की फुल्की, उसी को आप सेव हाँ, करते चले गए। उसी को थोड़ा बहुत सेव किया अपना। और एक उस समय की बात है, आई थिंक मुझे पक्का याद नहीं है, शायद 700 या 800 रुपये में एक बड़ा सा हॉल था। अच्छा, काफ़ी बड़ा हॉल था मैं कहूँगा उस समय के हिसाब से, अच्छा बड़ा हॉल, जो आज के टाइम में आई थिंक 15-20 हज़ार रुपये में आपको रेंट पे मिलेगा। 700-800 रुपये में एक भैया थे जानने वाले मोहल्ले के ही, उनकी एक रोड पर एक घर था, उसके ऊपर एक हॉल बना हुआ था, वो खाली था। तो उनसे वो ले लिया था 700-800 रुपये महीने पे। तो उसमें एक एकेडमी खोल ली एक दिन, शीशा वीशा कुछ था नहीं, पैसे इतने थे नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अपना एक सिस्टम लगाया उसमें, 1-2 स्टूल खरीद लाए, हम्म, बस अपना गए वहाँ डांस वांस करा। एक बाहर उस समय फ्लैक्स का कम क्रेज़ था, हम्म, तो जो है ऐसे ही एक चार्ट पेपर पे लाके उस पर नाम लिख के और अपनी एकेडमी के वहाँ चिपका दिया कि यहाँ डांस सिखाया जाता है। अच्छा और एक मोबाइल नंबर अपना लिखवा दिया। उस समय नया नया मोबाइल लिया था, वो कीपैड वाला। अच्छा, कीपैड वाला लिया था आपने। लेकिन अब एक्चुअल में देवेंद्र भाई ने अपने आप को अपडेट करा और आज एक बहुत ही अच्छी सुंदर, इन्होंने बहुत ही अच्छी एकेडमी खोली है, बड़ी एकेडमी है इन्हीं के घर में। तो देवेंद्र भाई आपने घर में ही एकेडमी क्यों खोली? घर में एकेडमी खोलने का कारण ये था कि पहले, अभी तो घर की एकेडमी को मुझे लगभग 6-7 महीने हुए हैं। अच्छा, लास्ट ईयर दिवाली पे जब लॉकडाउन खुला था लास्ट ईयर, उसके बाद ये एकेडमी मैंने यहाँ पर खोली थी। और इसका खोलने का रीज़न ये था कि मैं काफ़ी टाइम से एकेडमी चला रहा था बदायूं में। और हुआ क्या, जैसे 2 साल एक जगह एकेडमी चलाई, फिर 4 साल एक जगह चलाई, तो एक रेंट पे एकेडमी चलाना, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका रेंट का इंक्रीज़ होना और बच्चों का आना, कभी ना आना, कभी कम आना। तो प्रॉपर, हालांकि एकेडमी मेरी कभी बंद नहीं हुई ऊपर वाले की दुआ से। जितने भी टाइम मैंने चलाई, 7-8 साल एकेडमी चलाई अच्छा, इस घर के अलावा, तो हर जगह एकेडमी मेरी प्रॉपर चली। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं बीच में ऐसा भी टाइम आया कि एकेडमी में बच्चे नहीं आए, तो मुझे अपनी जेब से भी देना पड़ा उसका रेंट। हाँ, और कई बार दिक्कत भी हुई रेंट देने की, लेट भी हुआ, इधर उधर से करके भी किया, हर तरीके से किया। फिर उसके बाद लगभग 1 साल से पिछले मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए अपने पास जहाँ मैं रेंट से बच सकूँ। रेंट से बच सकें। कि पीक टाइम जब होता है एकेडमी का, जब छुट्टियाँ होती हैं, तो बच्चे आते हैं बहुत सारे, 1-2 महीने के लिए डांस सीखने। वो सीखते हैं, करते हैं, उनको हम सिखाते हैं, फिर वो सीख के चले जाते हैं। फिर जब एग्ज़ाम टाइम हो जाता है बच्चों का, उस समय पे हमारे साथ दिक्कत स्टार्ट हो जाती हैं कि बच्चे होते नहीं हैं एकेडमी में और हम भी खाली बैठे बैठे बोर होते हैं। खुद करते हैं, 1-2 घंटे किया, थक गए, फिर बैठ गए। अब बच्चे नहीं आ रहे तो फिर रेंट तो आपको देना ही देना, को तो देना वो आप कर रहे हो, तो फिर रेंट की दिक्कत होती थी कई बार बीच में। अच्छा, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी आती थी कि मैं स्टडी में था उस समय, तो स्टडी करता था तो फिर डांस में इतना टाइम भी नहीं देता। फिर मैंने 1-2 अपने साथ के जो लड़के थे उनको बोला कि तुम लोग अब कोरियोग्राफी देखो, ध्यान करो थोड़ा बहुत, तो उनको रख लिया अपने साथ। तो उनको भी कुछ सैलरी देनी पड़ती थी साथ में, फिर उनका खर्चा बढ़ गया, फिर अपना भी खर्चा बढ़ गया। धीरे धीरे बड़े होते हैं तो खर्चा भी बढ़ता बिल्कुल, है, हाँ। वो सब होने लगा। तो फिर मेन रीज़न यही था कि अब घर पे एकेडमी हो जाएगी तो रेंट से मुक्ति मिल जाएगी और दूसरी चीज़ कोई टेंशन नहीं है, मैं सुबह दोपहर शाम रात जब मुझे पे टाइम है तब मैं क्लास ले सकता हूँ। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों से जो है निजात मिल जाती है। चलिए बहुत अच्छी चीज़ एक्चुअल में आपने सोची और ऐसा एक्चुअल में उन हालातों ने ही इन्हें करने दिया। तो जैसा कि देवेंद्र भाई आप डांसर के रूप में भी भूमिका निभा रहे हैं, कोरियोग्राफर तो हैं आप, और मैं कह सकता हूं कि एज अ एंकर के रूप में भी आपने काफ़ी जगह अपनी परफॉर्मेंस को दिया है। तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस को सबसे पहले आप अपने डांस से मंत्रमुग्ध कर दें कि उन्हें भी पता चल सके कि हाँ, देवेंद्र भाई हैज़ द पावर टू शो एनी काइंड ऑफ टैलेंट विद पैशन। ओके ओके। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, इश्क में तेरे
जाऊंगा तो देवेंद्र भाई, जैसा कि आपकी परफॉर्मेंस एकदम ज़बरदस्त हुई है, एक्चुअल में लगता है आप सभी लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। जिन लोगों में टैलेंट है, पैशन है, अपने जुनून को दिखाने के लिए कुछ गलत है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर ज़रूर आएँ, मुझसे कांटेक्ट करें। तो देवेंद्र भाई, जिस तरीके से आपने इस एकेडमी को खोला, लॉकडाउन का समय है, तो क्या आप इस समय ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या अभी भी ऑफलाइन? नहीं, इस समय तो देखिए जैसा सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से एकेडमी खोलना इस समय सही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब अभी इस समय कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को नहीं भेज रहा, नहीं भेज रहा। और वो ठीक भी है एक तरीके से हम कहें तो, क्योंकि इस समय कोरोना की ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तो बच्चों पे अटैक जल्दी हो जाता है और इम्यूनिटी कम होती है बच्चों की, तो वो दिक्कतें ज़्यादा हैं। तो इस समय ऑफलाइन मोड तो टोटली बंद है। अच्छा, 2 ब्रांचेस है मेरी, एक ये है, एक और ब्रांच है, तो अभी दोनों ब्रांचेस टोटली बंद है, कहीं भी ऑफलाइन क्लास कोई नहीं चल रही। और ऑनलाइन क्लास की अगर आप बात करो तो ऑनलाइन क्लासेस इस समय मैं ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में एक टाइम था जब ऑनलाइन क्लासेस मुझे नहीं लगता था कि मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे नहीं सीख पाएंगे। लेकिन फिर सोशल मीडिया पे मैंने कुछ देखा, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने कुछ बड़े कोरियोग्राफर्स जो हैं मुंबई के, दिल्ली के, उनके कुछ वीडियोस देखे मैंने। फिर मैंने बीच में 1-2 क्लासेस भी ज्वाइन की। अच्छा, तो उन क्लासेस में मैंने सीखा, थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा था। ज्वाइन करने का मेन मोटिव ये था कि मैं समझना चाह रहा था कि ऑनलाइन में ये किस टाइप से सिखाते हैं, टाइप से सिखाते हैं। और सिखाते हैं तो क्या बच्चा सीख पाता है उसमें, या फिर बस ये है कि इन्होंने वीडियो में बता दिया और लोग सीख। क्योंकि वीडियो में बताकर डांस कराना एक तरीके से मुझे ये लगता था कि ऐसे तो यूट्यूब पे आपको हर गाने का एक कोरियोग्राफी मिल जाएगी, आपने देखा और कर लिया, लेकिन वो चीज़ वही कर सकता है जो नॉर्मली डांस जानता है। अब किसी को अगर डांस करना नहीं आता तो वो एकदम से आपके स्टेप नहीं पकड़ पाएगा। तो मुझे ये लग रहा था, फिर मैं धीरे धीरे उनके वीडियोस देखे ज्वाइन करके, तो मुझे समझ में आया कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मैं समझ रहा था। फिर मैंने जो अपने स्टूडेंट्स थे उनको बोला कि मैं भी चलो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्वाइन करो। तो 2-4 बच्चों ने किया ज्वाइन, उसमें 1-2 बच्चे नए जुड़े। मुझे डर ये था कि नए बच्चे कैसे सीखेंगे, पुराने बच्चे जो हैं वो मुझसे सीखते थे, वो समझते हैं मुझे कि मैं किस तरह से सिखाता हूँ, तो वो देख के जल्दी कैच कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा वो जानते भी हैं करना। अब कोई बच्चा बिल्कुल नहीं जानता तो उसको कैसे सिखाना है, और उसको सिखाना है तो फिर वो कैच कर पाएगा ऑनलाइन, वो कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो फिर 1-2 बच्चे नए जुड़े जिनको नहीं आता था, उन्हें कराया मैंने। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे फिर ठीक होने लगा, और अब बिल्कुल नॉर्मल है ऑनलाइन क्लासेस। मुझे लगता है कि कोई भी ले सकता है और आसानी से सीख सकता है। ऑनलाइन क्लासेस में डांस को सिखाना आपको लगता है कि आराम से ये काम हो जाता है? हाँ, अब तो ये इजीली हो steps सकता है। वगैरह अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसको फिर कैसे आएंगे? फिर जो प्रैक्टिकल में बात है वो ऑनलाइन में बात है, क्या आप इसके समर्थक में हैं देखिए, क्या? टोटली 100% तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस में वो बात आ जाएगी जो आपकी ऑफलाइन में आती है, क्योंकि ऑफलाइन मोड पर जो है स्टूडेंट हमारे सामने होता है, हम उसको हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, उसको बता के, टच करके भी बता सकते हैं उसको कैसे क्या करना है। लेकिन ऑनलाइन में वो नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि सिखाने का मेथड आपका कैसा है, किस तरीके से आप सिखाते हो और कितना सेटिस्फाइड आप कर सकते हो बच्चे को, तो वो डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि कोई नया बच्चा अगर मेरे सामने आता है तो मैं उसे नॉर्मली ईजिली सिखा सकता हूँ ऑनलाइन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में ये होनी भी चाहिए, टैलेंट और पैशन दोनों चीज़ें बरकरार होनी चाहिए हर इंसान के अंदर। तो देवेंद्र भाई, आप वैसे जैसा कि आपने बताया कि बदायूं में ही आपका जन्म हुआ, लाल पुल पर, तो आपकी एजुकेशन क्या रही आपकी? एजुकेशन, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया आपको कि डांसिंग उस समय लाइन नहीं थी, जी, तो नॉर्मली पढ़ाई करने वाला बच्चा था मैं। कोई ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट आता था हर क्लास में। मतलब एक average हाँ, student। मीडियम एवरेज स्टूडेंट था मैं। जी। फिर उसके बाद हाई स्कूल इंटर मेरा एसके इंटर कॉलेज से हुआ, अच्छा, और इंटर करने के बाद मैं कॉमर्स लाइन से था। फिर मैंने बीकॉम किया। बीकॉम कर रहा था जिस समय, फिर उस समय माइंड में था कि करियर के लिए कुछ करना है अब। तो करियर में करने के लिए फिर मैंने जो है एनिमेशन की लाइन चुनी। अच्छा, एनिमेशन के लिए फिर मैं बरेली एरिना एनिमेशन से मैंने एनिमेशन कोर्स किया, अच्छा, 3 साल का। वो कोर्स किया, लगभग 2.5 साल उस समय हो चुके थे कोर्स करते हुए। तो होता है कि आप जब टीन एज में होते हो तो आप एकदम से डिसाइड नहीं कर पाते आपको किस लाइन में जाना। किस लाइन में जाना? अब मैं लाइन तो अपने हिसाब से खुद से चुनी थी मैंने कि हाँ मुझे एनिमेशन करना है, और मैं अच्छे से कर भी रहा था, उसको सीखा भी मैंने बहुत मन से था। लेकिन उसी टाइम पे ये टाइम था कि मैं उस समय डांसिंग में घुस गया था, तो मैं डांसिंग करता था। अब जो टाइम मुझे एनिमेशन को देना होता था मैं उसकी जगह डांसिंग को टाइम दे डांस देता को था। देखते हैं।
तो ये होता था। फिर मैंने एनिमेशन किया अच्छे से, मुझे याद भी रहती थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो होमवर्क जो मिलता था मुझे, वो जो ऐसा है ना, जैसा कहते हैं कि हर काम के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो वो एनिमेशन में टोटली लगभग प्रैक्टिकल काम ज़्यादा होता था, थियोरेटिकल कम होता था। अच्छा। तो कंप्यूटर पे बैठ के आपको चीज़ें समझनी और करना वो सब, तो होमवर्क मिलता था उसमें। अगर क्लास हमारी 2 घंटे की होती थी, 2 घंटे हमने जो किया कंप्यूटर पे, उसके बाद 4 घंटे का काम घर पे होता था। वो 4 घंटे में से मैं 1 घंटे घर पे करता था, 1-2 घंटे घुमाता था, 1-2 घंटे डांस कर लेता, वो टाइम निकल जाता था। और स्टडी नॉर्मल जो था सीन वही था स्टडी का, कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लिया, बाकी टाइम में चलता रहा है, कॉलेज गया है, तो ये फिर हल्का देवेंद्र फुल्का। भाई, आप अपने आप को कुछ सालों बाद क्या देखना चाहते हैं? एज अ बिजनेसमैन के रूप में, या कोरियोग्राफर के रूप में, या डांसर के रूप में? देखिए, अगर बात आती है डांसर और कोरियोग्राफर की, तो मुझे लगता है कि मैं कोरियोग्राफर के ही रूप में अपने आप को देखना चाहूँगा, जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, और जो बच्चे सीख चुके हैं और आगे सीखना चाह रहे हैं, तो कुछ एडवांस सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं उन्हें। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे यहाँ के बच्चे भी वहाँ पहुँचें, रियलिटी शोज़ में भी जाएँ, नाम वहाँ रोशन जाके हो नाम आपका। रोशन करें। हालांकि बच्चे का अगर नाम होगा तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है, अगर शिष्य आगे जाएगा तो गुरु अपने आप आगे चला जाएगा, ऑटोमेटिक, बिल्कुल। सीधी सी बात है। अगर डांसर के तौर पे कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं डांसर के तौर पे आगे बढ़ना चाहूँगा, अच्छा। क्योंकि एक डांसर में और कोरियोग्राफर में बहुत सारा फ़र्क हो जाता है। डांसर जो है, मैं अपनी लैंग्वेज बताऊँ तो मैं डिफ़ाइन करता हूँ डांसर को इस तरह से कि डांसर एक वो है जो स्टेज पे जाता है, अपने खुद के लिए कोरियोग्राफी करता है, और ख़ुद की कोरियोग्राफी को स्टेज पे जाके रिप्रेजेंट कर देता है। अच्छा। वो मेरे मायने में एक डांसर है जो अपने ऊपर काम करता है और कोरियोग्राफर? और डांस करता है, परफॉर्म करता दिखाता है। लेकिन कोरियोग्राफर वो है जो 10 बच्चे हैं तो 10 की अलग अलग क्वालिटियाँ होती हैं, हर बच्चे में अलग क्वालिटी है, तो कौन से बच्चे में कौन सी क्वालिटी है उसको पहचानना, उसको उसी के अकॉर्डिंग डांस कराना, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको कोरियोग्राफ करना, उसके बाद बच्चे को परफॉर्म कराना। तो ये फ़र्क हो जाता है। कोरियोग्राफर का काम है बच्चे की प्रतिभा को पहचाने अच्छा। और उस प्रतिभा को आगे लेके आए। हालांकि मैं बच्चे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई भी सही, कोई भी सही। जो एज अ स्टूडेंट मेरे पास आया और मुझसे सीख रहा है, तो एक गुरु का कर्तव्य है कि अपने अंदर जितनी भी टैलेंट है उसको बच्चे तक पहुँचा दो, और बच्चे की क्वालिटी पहचानो। अगर बच्चा, मान लीजिए जैसे अलग अलग डांस फॉर्म है, किसी डांस फॉर्म को बच्चे को नहीं करना आता, या वो उस डांस फॉर्म को नहीं कर पा रहा, मान लीजिए आपने सिखा दिया उसे बहुत अच्छा और वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, लेकिन होता है कई बार कि उस बच्चे पे वो सूट नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए आपने किसी डांसर को खड़ा किया, उसके ऊपर हिप हॉप डांस जो है वो सूट करता है, उसकी बॉडी इस हिसाब से चलती है कि वो हिप हॉप अच्छा करता है, लेकिन अगर आप उसको कंटेम्प्रेरी करा रहे हो, हालांकि वो बहुत अच्छा करेगा, अगर वो अच्छा डांसर है तो वो अच्छा करेगा उसको भी, लेकिन वो उस हिसाब से उसको सूट नहीं करेगा जो उसका मेनली डांस फॉर्म है। तो कोरियोग्राफर का काम यही है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप को इसी तरह के कोरियोग्राफी लाइन में ही आगे बढ़ाऊँ, और साथ ही साथ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ऊंचाइयों तक पहुँचें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से एक जौहरी को असली हीरे की परख होती है, उसी तरीके से कोरियोग्राफर का भी काम होता है कि असली हीरे को पहचाने, उसे तलाशे और तराशे। बिल्कुल सही। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसा कि आपने एक एकेडमी खोली है, तो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, या अपनी जो भी आपने एकेडमी खोली है उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, एकेडमी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे बड़े जो भी डांस करना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और दूसरी चीज़, मैं डेमो क्लासेस देता हूँ। पहले ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले हम लोग डेमोज देते हैं कि डेमो में बच्चा समझ सके कि किस तरह से टीचर उसको सिखा रहा है, उसी के बाद उसको क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ अब लगभग 1-1.5 महीने के बाद मैं यहाँ पर म्यूज़िक की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा। 1-2 टीचर से मेरी बात हुई है, वो लोग म्यूज़िक के जो है क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो म्यूज़िक की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ डांस के साथ साथ मैं यहाँ पर योगा और एरोबिक्स वगैरह, लेडीज़ के लिए जुम्बा वगैरह, ये सारी जो है चीज़ों को available कराएंगे। ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। जुम्बा और एरोबिक्स तो अभी भी अवेलेबल है। अच्छा। तो जो भी बच्चे, मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो फिटनेस से रिलेटेड भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जिनको कोई दिक्कत है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं करनी है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कौन सी चीज़ें डांस में फ़ायदा करेंगी, या कौन सी चीज़ें एरोबिक्स में फ़ायदा करेंगी, कौन सी चीज़ें जुम्बा में फ़ायदा करेंगी, या किस चीज़ में आपको योगा करना चाहिए। वो सारी जानकारी आपको मेरे जो है इस एकेडमी पर मिल सकती हैं। आप कोई कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और
यूट्यूब ये जो हम वीडियो पब्लिश कर रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे लिंक, हमारे सर की जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी सारी डिटेल्स जो हो सकेंगी हमसे वो प्रोवाइड करा देंगे और आप सभी लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा। तो चलते हैं, ये आशा लेते हुए कि एक नई उम्मीद, नई किरण को जगाने के लिए फिर से हाजिर होंगे इस राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर, एक हिडन पीपल के नाम से और एक हिडन क्वालिटी के नाम से। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, कोशिश करिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप तो कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। कोरोना वायरस तो तब भी छोटी सी है। तो चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।